देखिए इस वीडियो में हम लोग करेंगे पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज सिर्फ करंट अफेयर्स वाला टेस्ट है। ये टेस्ट नंबर 19 है। पीसीएस मंत्रा का जो करंट अफेयर्स का टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 19 और टेस्ट नंबर 20 है। ये दो टेस्ट हम लोग करेंगे। यहाँ से हम लोग को 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे दोनों जगह से, तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म किए हैं इन्होंने, तो इनको एक बार देखना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा दृष्टि ने भी यहाँ पे 2 टेस्ट लॉन्च किए हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे वो तो जान रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए, बट जो अभी नहीं कर पा रहे हैं तो वो यहाँ से वीडियो से देख सकते हैं। तो 2 टेस्ट हम लोग यहाँ पे दृष्टि के करंट अफेयर्स के करेंगे जो इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो 300 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएंगे, तो टोटल 600 क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए, तो इनको एक बार विजिट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे फॉर्म किए हैं इन्होंने, तो इनको हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। ये फुल टेस्ट है ना करंट अफेयर्स का, 150 क्वेश्चन, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में रहे सारा। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच में ये जो एक्सरसाइज होती है वज्र प्रहार। देखो कुछ बातें तो क्वेश्चन से ही पता चल जाती हैं। इंडिया और ये यूएसए के बीच का एक्सरसाइज होता है वज्र प्रहार, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये इडाहो अमेरिका में आयोजित हुआ है। ठीक है, देखो जगह भी पूछ रहा है तो इंपॉर्टेंट है, जगह याद रखना। अब 2 ही जगह होगा, या भारत में होगा या फिर अमेरिका में होगा। तो पिछली बार भारत में हुआ होगा, इस बार अमेरिका में हुआ, बट जगह ये चीज़ जानना है आपको। ठीक है, क्योंकि अमेरिका की 2 जगह दी हैं, इडाहो। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए। एक अच्छा अभ्यास होता है युद्ध अभ्यास के भी नाम से एक एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये नवंबर 2024 भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की किस एक नई योजना को मंजूरी दी गई है? इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री, जल्दी से बताइए, विद्या लक्ष्मी। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की है हम लोग, आई दृष्टि में की है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ध्यान रखना ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है। ठीक है, ये योजना फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए है। किसके लिए? मेधावी छात्रों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, मेधावी छात्रों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। चलिए चौथा क्वेश्चन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, कहाँ गया ये, नवंबर 2024 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? आई दृष्टि में सब डिस्कस हो चुका है, जल्दी से बता दीजिए। यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, COP28 कहाँ पे हुई है भैया? COP28 कहाँ पे हुई है? ये 2-3 आपको क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। COP28, COP नंबर 29 और COP नंबर 30। ये सारे क्वेश्चंस भी मैं रिवाइज कराता रहूँगा इन टेस्टों में। ठीक है, तो इन 150 के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग रिकॉल करेंगे। COP28 ये जो समिट होती हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती हैं, किसकी हैं? ये UNFCCC वाली हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाली, जलवायु परिवर्तन वाली। तो COP28 ये 2023 की है। ठीक है, COP29 ये 2024 की है। COP30 ये 2025 में होगी। कहाँ कहाँ पे होगी? 2028 तो हो चुकी है, 2023 में। ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है यूएई में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। और COP नंबर 29 ये हुई है अजरबैजान में, अजरबैजान में। ठीक है, और ये 2025 को जो होने वाली है COP30, ये होगी ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में, ध्यान रखना ब्राज़ील में होगी। और जगह का भी नाम याद रखें, बेलम। ठीक है, बेलम। और अजरबैजान की जो जगह थी वो था बाकू। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आइए 5वें क्वेश्चन पे आइए। 5वां क्वेश्चन है, 2024 में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का 8वां गोलमेज सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? यहाँ पे एस जयशंकर साहब जो थे हमारे, है ना, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और ये सिंगापुर में हुई है। ठीक है, ये मीटिंग सिंगापुर में हुई है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 6वां क्वेश्चन देखिए। 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? करेक्ट आंसर है हरमनप्रीत सिंह। ध्यान रखना हॉकी के प्लेयर हैं, क्योंकि फील्ड भी पूछी जाती है ना, किस क्षेत्र से जुड़े हैं ये भी ध्यान रखना। और सबसे अच्छा जो गोलकीपर का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का, इनका भी नाम याद रखना। इनका नाम है PR श्रीजेश। ठीक है, इनको मिला है बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड, याद रहेगा। तो ये दोनों अलग अलग हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अगर पूछा जाए तो लगा देना हरमनप्रीत सिंह, और बेस्ट गोलकीपर
PR श्रीजेश। चलिए देखें, यहाँ पे पूछा गया मिस यूनिवर्स 2024। मिस यूनिवर्स 2024 ये जो कंपटीशन होता है इसके बारे में कुछ बताइए। क्वेश्चन है आयोजन टोक्यो जापान में हुआ, ये तो गलत है क्योंकि इसका आयोजन किया गया मैक्सिको में। ध्यान रखना मिस यूनिवर्स 2024 जो प्रतियोगिता है ये मैक्सिको में इसका आयोजन हुआ है, और जो विनर रही हैं ये है डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थीलवेग। डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थीलवेग, इनका नाम याद रखना, केयर थीलवेग का। हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत हो गया था, दूसरा सही हो जाएगा, केवल 2। चलिए 8वां कीजिए। 8वां क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के बारे में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आयोजन ये जो हुआ है ये सितंबर से अक्टूबर में हुआ है, ठीक है। और इस बार की जो थीम है इसकी स्वच्छता ही सेवा अभियान की, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। यहाँ पे दोनों ही बातें ठीक हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन कीजिए, इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है, री इन्वेस्ट ग्लोबल मीट जो हुई है कहाँ पे हुई है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। री इन्वेस्ट ग्लोबल मीट हुई है गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में। कहाँ पे है, गुजरात में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 10वां देखिए, 10वां क्वेश्चन है भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, इसको भी मार्क कीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट। भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम है ऑपरेशन सद्भाव, और हेल्प और असिस्टेंस कहाँ पे भेजी गई थी, म्यांमार को, है ना, म्यांमार के अलावा वियतनाम को और इसके साथ साथ लाओस को, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन कीजिए, हाल ही में किस नेता ने 11वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, स्टार मार्क कीजिए, बट आसान क्वेश्चन है। मिथुन, मिथुन दा, है ना, मिथुन चक्रवर्ती। ये कौन से नंबर का था बताएंगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ना तभी दिए जाते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, आय दृष्टि में कवर किया गया है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है, भारतीय कला महोत्सव कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला भारतीय कला महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इसका उद्घाटन किया गया है सिकंदराबाद में, तेलंगाना में है, ठीक है, आय दृष्टि में कवर हुआ है। चलिए 13 कीजिए, यहाँ पे पूछा गया है आपसे विश्व प्रतिभा सूचकांक, यानी ये क्या है, ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स, है ना, या वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, कुछ भी बोल लीजिए। तो टैलेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये क्वेश्चन मुझे इसलिए याद है, आप लोगों को भी याद होगा क्योंकि आज दृष्टि में मैंने सिंगापुर गलत मेंशन कर दिया था, ठीक है, बट स्विट्जरलैंड था, है ना। टैलेंट में सबसे ऊपर जो स्थान है वो स्विट्जरलैंड का है, तो यहाँ पे देखो ये बात तो सही लिखी, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट इस तरह का नहीं पूछना चाहिए कि कुल देश कौन पूछेगा, शामिल कौन कौन था इतना थोड़ी ना पूछा जाना चाहिए। खैर 125 यहाँ पे गलत डेटा दिया है, केवल 67 देशों की ये रैंकिंग है। इसको देखो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फिर भी, क्योंकि भारत की रैंक जो है ना वो 58 है, तो 58/67 तो ये बहुत अच्छी रैंक नहीं है ना। लेकिन अगर 58/125 अगर होता तो ये रैंक अच्छी मानी जाती, है ना, ये अच्छी है, ये गड़बड़ है। 67 देशों में 58 बेकार रैंक है, 125 में 58 सही रैंक है, इस वजह से हो सकता है उन्होंने ये स्टेटमेंट डाला है। तो ध्यान रखिएगा टैलेंट में क्या क्या बातें सीखी, कंट्री हैं 67, ठीक है, रैंक है 58 भारत की, और टॉप पे है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे पहली बात गलत होगी, दूसरी सही है, और तीसरी यहाँ पे गलत है, 58 है, हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन कीजिए, और यहाँ पे वैश्विक नवाचार सूचकांक पूछा गया है, यानी इनोवेशन इंडेक्स पूछा गया है। इनोवेशन में कौन है टॉप पे भाई, यहाँ पे भी यही चौका मार लेते हैं, स्विट्जरलैंड, ठीक है। टैलेंट में भी आपने देखा, टैलेंट में हम लोगों ने 58 देखा, अब इनोवेशन में हम लोग 39 देख लेंगे भारत की रैंक, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है, बीपो ही करता है, हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, क्लियर। अब यहाँ पे पढ़िए पहली बात, इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ये बात। और स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है, ये बात भी ठीक है। भारत को स्थान कितना है, 39 है, ये भी ठीक है। यहाँ पे तीनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनोवेशन में याद रखना, ठीक है, ये 3 बातें। चलिए 15 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, FSSAI द्वारा जारी किए गए राज्य खाद्य सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टेट का क्वेश्चन है। फूड इंडेक्स है, किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, बताइए यार जल्दी से, कितनी बार पढ़े हम लोग इसको, है ना, कई बार पढ़े हैं। पहले स्थान केरल का था। आई दृष्टि मैराथन वीडियो भूल तो नहीं रहे ना भाई, बढ़िया से देख लेना उसको 2-3 बार एग्ज़ाम से पहले, कई बार मैं बोलता ही रहता हूँ।
पहला स्थान केरल का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है और तीसरा स्थान है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 में पूछा गया है आपसे, देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पूछा गया है कौन से स्टेट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है जीडीपी में। ठीक है, ये जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार, रिपोर्ट कौन सी है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश मत लगा देना, ठीक है, महाराष्ट्र है आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन पूछ लिया उन्होंने। एक अभी सम्मेलन हुआ था विश्व खाद्य भारत 2024 के नाम से। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा है, पार्टनर कंट्री पूछा है, तो कठिन तो है ही, बट एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जापान हो जाएगा। जापान यहाँ पे पार्टनर कंट्री रहा है विश्व खाद्य भारत 2024 समिट का। ठीक है, और ये समिट न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, चलिए 18 देखिए। 18 में पूछा गया है, हाल ही में अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। अंग्रेजी कथा साहित्य का, कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब जो चर्चित पुरस्कार रहते हैं उनके बारे में ना पूछ के ऐसे ही पुरस्कार पूछ लेता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो इनको भी थोड़ा सा यार ध्यान देना होता है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, करेक्ट आंसर है प्रशांति राम। ठीक है, प्रशांति राम। इनकी जो ये अंग्रेजी में लघु कथा थी इसका नाम है 9 यार्ड साड़ी। ठीक है, 9 यार्ड साड़ी, इसको हिंदी में लिख देते हैं साड़ी को। ये इनकी लघु कथा थी, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है प्रशांति राम जी को। देखें 19वां क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, भारत का पहला टील कार्बन, पहले तो ये टील कार्बन समझाना पड़ेगा ना, टील कार्बन क्या होता है। देखो एक होता है टाइडल वाटर, टाइडल वाटर मतलब जो फ्लोइंग वाटर है ना, मतलब वो स्टेबल नहीं है, और दूसरा वाटर है नॉन टाइडल। नॉन टाइडल जैसे झील में जो पानी भरा है ना, झील में जो पानी भरा रहता है, पोखरों में जो पानी भरा रहता है वो नॉन टाइडल वाटर है। और यही पोखरे यही झील अच्छे खासे वेटलैंड्स भी हैं, है ना। तो इन्हीं वेटलैंड्स में जो वेजिटेशन है, माइक्रोबियल बायोमास होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर, तमाम चीज़ें रहती हैं, है ना, झील पोखरों में, तो इनमें भी कार्बन स्टोर रहता है। ठीक है, इसमें भी कार्बन स्टोर रहता है, तो इसी को बोला जाता है टील कार्बन। यानी नॉन टाइडल वाटर में ये जो कार्बन स्टोर रहता है, जो भी इसमें मैटर रहता है, ऑर्गेनिक मैटर रहता है या फिर बायोमास रहता है या फिर तमाम तरीके की, वहाँ पे देखे होंगे पानी के अंदर भी झाड़ियाँ नहीं लग रही थी, तल देखे हैं ना, पोखरे का तल देखें, तैर लेते होंगे तो कभी नीचे जाने की कोशिश किए होंगे, तो यहाँ पे भी तमाम वेजिटेशन रहती है, कार्बन स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये टील कार्बन है। तो इसी टील कार्बन के अध्ययन के लिए यहाँ पे एक सेंटर खोला गया है, और ये है केवलादेव में। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क में खोला गया है, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में। अब देखो यहाँ पे कितना अंदर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है कहाँ पे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। केवलादेव भरतपुर में है। ठीक है, ऑप्शन चारों राजस्थान के, ऑप्शंस कठिन बनाए हैं, तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट आपसे जानने की कोशिश कर लिया वो। चलिए 20वां कीजिए। इसमें पूछा गया है भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा, इसकी आधारशिला रखी गई है उड़ीसा में। क्लियर। चलिए 21 देखिए। 21 ये गेम से क्वेश्चन है। यूएस ओपन, चारों ओपन हम लोगों ने पढ़े हैं अच्छे से। यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। सीक्वेंस तो जानते हैं ना, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, मैप पे ऐसे चले जाइए वेस्ट की तरफ, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद फिर विंबलडन होता है, फिर सबसे लास्ट में यूएसए ओपन होता है। तो यहाँ पे जो विनर रहे हैं, विनर अगर पुरुष कैटेगरी में बात करें तो पुरुष कैटेगरी में जैनिक सिनर ही रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और फीमेल कैटेगरी में आर्याना सबालेंका। इन सबको हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, यूएस ओपन के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, ये मेल कैटेगरी में है, ये फीमेल कैटेगरी में है। और कठिन पूछ लेगा तो भैया ये जगह पूछ लेगा, ये कहाँ के हैं, ये इटली की हैं, ये इटली के हैं, और ये हैं बेलारूस की। ठीक है, बेलारूस की। 22वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस पैरालंपिक, ओलंपिक भी देखा है हम लोगों ने, पैरालंपिक भी देखा है, दोनों कहाँ पे हुए हैं, दोनों ही पेरिस में हुए हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो पैरालंपिक के अलग फैक्ट हैं, ओलंपिक के और ओलंपिक के अलग फैक्ट हैं। पैरालंपिक यानी जो दिव्यांग लोग खेलते हैं, तो यहाँ पे ध्वजवाहक अलग होंगे, वहाँ पे ध्वजवाहक अलग थे, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं याद रखने को। और इसका थीम वगैरह हम लोगों ने पढ़ाई था, है ना,
गेम्स वाइड ओपन, ये थीम थी इस बार के गेम्स की, दोनों की, मतलब दोनों में ही थीम कॉमन थी, पैरालंपिक में भी और ओलंपिक में भी। यहाँ पे पूछा गया भारत के ध्वज भाग, ये उद्घाटन समारोह के अलग ध्वज भाग होते हैं, ठीक है, और समापन समारोह के अलग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज भाग सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे, बिल्कुल करेक्ट है। और समापन में पूछा है, समापन समारोह में ध्वज भाग जो थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, इनको तो गोल्ड मेडल भी मिला है, ठीक है, हरविंदर सिंह को गोल्ड मेडल भी मिला है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक से देखिएगा आई दृष्टि को, मैराथन वीडियो को। और साथ में ये भी सीखा था कि पैरालंपिक में भारत की स्थिति बहुत अच्छी रही इस बार, ठीक है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। टोटल गोल्ड जो जीते हैं वो भारत ने 29 जीते हैं, 7, 9 और 13 के हिसाब से जीते हैं, ठीक है। 7 ये जो हैं ये गोल्ड हैं, और सातों के साथ हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, सातों के साथ पढ़ा था। 9 ये सिल्वर मेडल हैं और 13 ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इस बार की जो पोजीशन रही है भारत की वो 18वीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात सही है, उद्घाटन समारोह सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, समापन में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, टोटल मेडल 29, ये भी करेक्ट है। ये भी ध्यान रखना है 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, सिर्फ गोल्ड मेडल का ही पूछा जा सकता है कि पैरालंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 लगा देना। और पोजीशन रही है 18वीं, ठीक है, भारत की। तो यहाँ पे 4 बातें सही हो जाएंगी। क्लियर भाई। ये देखिए 23, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आसान सा क्वेश्चन है, नोएल टाटा हो जाएंगे। 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ आपसे पूछ रहा है, साहित्य के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। साहित्य का नोबेल किसको मिला है भाई, हॉन्ग को मिला है, बिल्कुल करेक्ट है ना, ये जो लिखा है ना हॉन्ग को प्रदान किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। और वहाँ पे हम लोगों ने, हमें जोर दे के बताया था कि भाई ये हॉन्ग जो हैं ये कहाँ के हैं, दक्षिण कोरिया के हैं, जापान आपन नहीं लगा देना, दक्षिण कोरिया के हैं, ठीक है। तो ये दूसरी बात यहाँ पे गलत हो गई है, तो यहाँ पे केवल एक हो जाएगा। देखें 25 देखें, 25 में पूछा गया आपसे, अक्टूबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया, मार्क कीजिए, बंजारा विरासत संग्रहालय, ये महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है, इसका उद्घाटन, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इन दोनों संतों के भी नाम आपको याद रखना है, संत सेवालाल और संत राम राव महाराज, ये आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक है, बंजारा समुदाय के, तो ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा, अगर इससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ लेगा, फिर लगने लगेगा वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखा 26 है, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। आसान सा प्रश्न है, हम लोगों ने सीख के रखा है उत्तराखंड में। देखिए इसके बाद है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इकोनॉमी यानी जो अर्थशास्त्र में नोबेल दिया जाता है, इसको जल्दी से बता दीजिए। नोबेल पुरस्कार डरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया अर्थशास्त्र में, ठीक है, 3 लोग हैं इकोनॉमी से, इकोनॉमिक्स बोलना चाहिए। और अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया, ये उनका काम था, ये ठीक है, ये तीनों लोगों का ये काम था। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। 28 सुपर इम्पोर्टेंट, मार्क कीजिए बाबा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न कंपनी बन गई है, ठीक है, टोटल कंपनी 14 हो गई हैं अब HAL को मिला के, ये 2024 का ही डेटा है। और इस बार 2024 में नवरत्न भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको दर्जा दिया गया है, तो सारी चीज़ें रिकॉल कर लेना एक बार। पहला स्टेटमेंट है HAL को महारत्न का दर्जा दिया गया, सही बात है, महारत्न कंपनियां टोटल हो गई हैं HAL को मिला के 14, ठीक है, 15 नहीं 14। दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। 13वीं कौन सी थी बताएंगे, 13वीं बताइए कमेंट करके जल्दी से, डिस्कस हो चुका है सारी चीज़ें। 29 देखिए, सुपर सुपर इम्पोर्टेंट भाई ये भी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष कौन है। इससे पहले तो हम लोग रेखा शर्मा पढ़ते थे, है ना, रेखा शर्मा मतलब बदल गई हैं, अब अभी है नहीं। अभी जो नई अध्यक्ष हैं इनका नाम है विजया किशोर राहतकर, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नवी अध्यक्ष बनी है, ये भी ध्यान रखना, महिला है ना, महिला ही बनेगी, और इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया, यहाँ पे दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है 2024 का। ब्रिक्स आसान सा प्रश्न होते हैं ये सब, है ना। इस बार 2024 की जो समिट हुई वो रसिया में हुई है, ठीक है, कजान शहर में, ये शहर का भी नाम याद रखना, कजान। और इस बार की जो थीम है ये है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। क्लियर है। चलिए 31 देखिए,
31 में पूछा गया है, हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए। करेक्ट आंसर है उर्मिला चौधरी। ठीक है, ये नेपाल की हैं, इन्होंने नस्लीय समानता और ह्यूमन राइट के लिए ठीक ठाक काम किया होगा, उसी वजह से इनको यहाँ पे ये अवार्ड घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए 32 एक एक्सरसाइज है सिम्बैक्स 2024। बहुत आसान सा है, इसके नाम से ही पता चल जाता है, सिम्बैक्स है ना। तो एस से सिंगापुर होता है और आई से इंडिया होता है, तो ये सिंगापुर के साथ हो जाएगा। इसको देखिए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक इंस्टीट्यूशन है, इसके द्वारा एक इंडेक्स बनाया जाता है, रूल ऑफ लॉ 2024 जारी किया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही स्टेटमेंट में यही है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग देखिए, भारत की रैंकिंग 79 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रूल ऑफ लॉ में भारत का स्थान 79वां है। ठीक है, 79, यहाँ पे दोनों बातें सही है। रूल ऑफ लॉ में अगर पहला स्थान की बात करें तो यहाँ पे डेनमार्क आ जाता है, पहला स्थान डेनमार्क का है, फिर नॉर्वे का है। पहला ही याद रखें, इतना ही पर्याप्त है, बाकी भारत की रैंक तो याद रखना ही है। इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए, यहाँ पे पूछा गया राइटर्स विलेज, राइटर्स ये जो लेखक हैं वो वाला शब्द है राइटर। ठीक है, राइटर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, ये भारत का पहला है। करेक्ट आंसर है थानो। ठीक है, उस गांव का नाम याद रखिए जिसको राइटर विलेज का दर्जा दिया गया है, और ये उत्तराखंड में है। ये एक तरीके से कल्चरल इनिशिएटिव है। ठीक है, कल्चरल इनिशिएटिव। ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किन 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों को गोवा में लॉन्च किया गया। ये जो गश्ती जहाज़ थे, इनका नाम है अदम्य और अक्षर। ठीक है, अदम और अक्षर। सिंपल इतना ही पूछा जा सकता है कि अदम और अक्षर क्या है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये गश्ती जहाज़ है। ठीक है, गश्ती जहाज़। चलिए, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर को वर्ष 2024 का महिला बैलन डी ओर अवार्ड प्रदान किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये फुटबॉल का ना सबसे बड़ा प्राइज़ होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बैलन डी ओर अवार्ड जो है ये फुटबॉलर को दिया जाता है, और ये महिला कैटेगरी में पूछा है तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। महिला कैटेगरी में मिला है ये जो है एटना बोनमती। ठीक है, और अगर पुरुष कैटेगरी की बात करें, इनका भी नाम ध्यान रखिए, रोड्री। ठीक है, रोड्री, ये पुरुष कैटेगरी के हैं और ये फीमेल कैटेगरी में है, एटना बोनमती बैलन डी ओर अवार्ड। क्लियर। चलिए, इसको कीजिए। आरबीआई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 के अंत तक भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है। गोल्ड रिजर्व बताइए, इसको एग्जैक्ट फिगर आपको ध्यान रखना है, 854.73। ठीक है, मीट्रिक टन, इतना गोल्ड रिजर्व है आरबीआई के पास। अगर इसमें रैंकिंग पूछा जाए, वैसे बहुत कम चांस है, गोल्ड रिजर्व के मैटर में भारत का स्थान 8वां है। ठीक है, 8वां। अभी सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास रहेंगे, तो हम लोग लगा ही लेंगे, यूएसए के पास है, और भारत का स्थान 8वां आता है। देखिए 38, देखिए 38 में पूछा गया है आपसे, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं ना, एनपीएस और यूपीएस। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी ये यूपीएस की बात कर रहे हैं। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। डिस्कस किया था, याद आ रहा है, दृष्टि सारी चीज़ें डिस्कस की थी हम लोगों ने। 1 अप्रैल 2025 आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्ट डेट 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। अपने सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना। दोनों ही क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट, यहाँ से 2 जानकारी मिली है, और यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनपीएस और यूपीएस के बारे में थोड़ा मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं। एनपीएस क्या है, ये मार्केट से लिंक है। ठीक है, ये मार्केट से लिंक है, यूपीएस मार्केट से लिंक नहीं है। यूपीएस में फिक्स अमाउंट है पेंशन की। ठीक है, 50,000 रुपये, लेकिन 25 ईयर की आपकी यहाँ पे सर्विस होनी चाहिए। अगर सर्विस कम है तो उस हिसाब से ये अनुपातिक रूप में पेंशन मिलेगी। ठीक है, और एनपीएस में क्या था, एनपीएस में 60-40 के रेशियो से आपको पैसा मिलता है, यानी रिटायरमेंट के टाइम तक आपका जितना भी कॉर्पस इकट्ठा होगा, है ना, सैलरी से जो कटता है ना 10%, तो ये जो इकट्ठा होता रहेगा 60 साल तक। मान लीजिए 1 करोड़ इकट्ठा हुआ तो 60 लाख आपको मिल जाएगा खाते में, मतलब एक इन कैश मिल जाएगा, और 40% जो अमाउंट बचेगा यानी 40 लाख रुपए, इसकी ये बना देंगे पेंशन। ठीक है, ये पेंशन बना देंगे। और दूसरी बात, एनपीएस में और ख़ास बात क्या थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट,
एनपीएस में कंट्रीब्यूशन सरकार का कितना है 14%, और यूपीएस में कितना है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 18%। ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा 18%, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर। ठीक है, चलिए देखो ये क्वेश्चन घूम फिर के आ ही गया, कितनी बार हम लोग चर्चा की हैं इसको, अगस्त की करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था इसको, आई दृष्टि में भी पढ़ाया था। ये जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत 12 शहरों को चुना गया है। ठीक है, 12 शहरों को औद्योगिक नगर बनाया जाएगा, जिसमें से 2 जो हैं वो यूपी से लाई करते हैं, यूपी से चुने गए हैं। और ये 2 कौन कौन से हैं, एक हम लोगों ने आगरा पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था प्रयागराज, याद आ रहा, दूसरा पढ़ा था प्रयागराज। 40 देखिए, 40 में पूछा गया है, कहाँ गया 40, ये देखिए अभी हाल ही में जो इंडिया रैंकिंग्स 2024 यहाँ पे जो जारी की गई है, तो यहाँ पे इंडिया लेवल पे भी हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे देखो सेपरेट यूपी से पूछा है कि यूपी के टॉप 2 संस्थान कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आईआईटी के यानी आईआईटी कानपुर का स्थान है, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम है, सॉरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम है। तो यहाँ पे ये टॉप 2 संस्थान हो जाते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और साथ में ये भी सीखा था कि अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो आईआईटी मद्रास को यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त है, ये ओवरऑल कैटेगरी में है। ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी का मतलब है कि रिसर्च ले लीजिए आप, है ना, इंजीनियरिंग ले लीजिए, डेवलपमेंट ले लीजिए, या फिर आर्किटेक्चर ले लीजिए, या फिर मैनेजमेंट ले लीजिए, सारी कैटेगरी को मिला के आईआईटी मद्रास टॉप पे है। और दूसरा स्थान है आईएससी बेंगलोर का, ये पहला स्थान है और ये दूसरा स्थान। चलिए 41 देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन बना के आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराया है, याद आ रहा हो, है ना, आई दृष्टि में। इन शॉर्ट में ये क्वेश्चन खुद से फॉर्म करके आपको ये बना के दिया हूँ। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली, एआई से संबंधित चीज़ें हैं ना यार, तो आजकल इन्हीं की चर्चा हो रही है, तो इम्पोर्टेंट रहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। न्यू दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन हुआ है, वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। 42 देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। संविधान हत्या दिवस, ये तो लगा लेंगे इमरजेंसी 1975। ठीक है, 25 जून, 25 जून नहीं भूलना है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसको मैं मास्टर पीडीएफ में दिया हूँ आपको, मास्टर पीडीएफ जो है ना आई दृष्टि की, उसको देखिएगा, उसको यार अच्छे से पढ़ लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मेहनत से बनी है ना, है तो खैर भाई आई दृष्टि हार्ड कॉपी, बट जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं मेंशन किया हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ उसको, क्योंकि उसके साथ कुछ और फैक्ट हम लोगों को मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम पे पड़ी हुई है मास्टर पीडीएफ, मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए इधर होगा नीचे, थोड़ा सा समय लगेगा। देखो ये औद्योगिक नगर वाला पढ़ रहे थे ना अभी, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, 12 शहर हम लोगों ने पढ़े थे, है ना, ये नए औद्योगिक शहरों की मंजूरी 12, और यहाँ पे जो यूपी से जो बिलोंग कर रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने 2 पढ़े थे, है ना, 2 पढ़े थे। कौन कौन से यूपी से, देखो ये 2 बिलोंग कर रहे हैं, आगरा और प्रयागराज। और बाकी अगर 12 याद रख सकते हो तो अच्छी बात है ना, बट चांसेस कम है, कोशिश कीजिए, यूपी तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो एनपीएस यूपी से भी क्वेश्चन आपको दिखा भी, है ना, 50% राशि ये जो आपको दी जाएगी पेंशन के रूप में। और इंडिया रैंकिंग्स का भी देखो लगातार वैसे ही क्वेश्चन फॉर्मेट की हैं आई दृष्टि के हिसाब से, उन्होंने भी आईआईटी मद्रास देखा हम लोगों ने, फिर आईआईसी बेंगलोर देखा था। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में क्लियर है। और इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, हाँ ये है संविधान हत्या दिवस, देखिए 25 जून। ठीक है, 25 जून 1975 आपातकाल, यहाँ पे आपातकालीन से संबंधित जो प्रोविजंस हैं ना, इनको देख लीजिए जल्दी से। पार्ट नंबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 18 पढ़ते हैं। पार्ट नंबर 18 में है इमरजेंसी के प्रोविज़न, 352 से 360 में। 352 नेशनल इमरजेंसी होती है, 56 प्रेसिडेंट रूल होता है, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कभी लगी नहीं। ठीक है, इसके अलावा हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 17 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो चलाया गया था इस दिन। ठीक है, निजाम के शासन से मुक्त किया गया था। चलें वापस चलें, चलिए, तो यहाँ पे 25 जून करेक्ट आंसर है। देखिए 43 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये भी, यहाँ पे पूछा अभी लद्दाख में कुछ नए ज़िले का सृजन हुआ है, क्रिएट किए गए हैं नए ज़िले। नए ज़िले हैं 5। ठीक है, 5 आपको ध्यान रखना है। ये 5 कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो है जास्कर, दूसरा ज़िला है द्रास, तीसरा है साम, ठीक है, चौथा है नुब्रा, और लास्ट है
चांगथांग, ठीक है, चांगथांग। अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि इनमें नवगठित जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो आपको जास्कर दिखा, द्रास भी दिखा, साम भी दिखा, स्पीति नहीं है, ठीक है, स्पीति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछ ले कि लद्दाख में अभी हैं कितने ज़िले टोटल, तो अब टोटल ज़िले हो गए 7, ठीक है, 7 हो गए। मार्क कीजिए क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हम लोगों ने एक नाम पढ़ा था बबीता चौहान, तो वो तो राज्य महिला आयोग की हो जाएंगी, ठीक है, राज्य महिला आयोग की हो जाएंगी वो अध्यक्ष बबीता चौहान। और यहाँ पे पूछा है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है राजेश वर्मा, ये तो यहाँ पे हो जाएगा ये। और ये जो बैजनाथ रावत जो लिखा है ना, ये हैं SC और ST आयोग के अध्यक्ष। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपने सीखे हैं। SC ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत, बबीता चौहान राज्य महिला आयोग की ये चेयरमैन है, और राजेश वर्मा ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। क्लियर है। चलिए 45 देखिए। 45 में पूछा गया भीष्म क्या है। हम लोगों ने भीष्म क्यों पढ़ा था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, मंथली करंट अफेयर्स में हम लोग अच्छे से कवर करते हैं सारी चीज़ें। भीष्म क्यूब ये क्या है, ये दवाइयों के बड़े बड़े क्यूब्स हैं। क्यूब्स मतलब बड़ा सा डिब्बा है, उसमें सारी चीज़ें हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, दवाइयाँ हैं, जो भी एक उपचार के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी सप्लाई करना होता है वो पूरा का पूरा क्यूब भेज दिया जाता है और उसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पोर्टेबल हॉस्पिटल। देखो सारे क्वेश्चन वैसे ही छप रहे हैं यार, जैसे आई दृष्टि में हम लोगों ने पढ़ा है ना। मैं आपको यहाँ पे जोड़ दे के भी वहाँ पे ट्रेन का नाम भी बताया था, और ये भी ध्यान रखना है कि वो वहाँ से ट्रेन मार्ग से गए हैं, ठीक है, हवाई मार्ग से नहीं गए, क्योंकि उस टाइम ये वॉर वगैरह का इशू था ना। वॉर का इशू तो खैर अभी भी है। प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन पहुँचने में किसी एक सुविधा का प्रयोग किया गया, तो उससे पहले गए थे ये पोलैंड, ठीक है, पोलैंड के बाद ये फिर गए थे यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन। और ये जो रास्ता था ये था बाया रेल, और उस ट्रेन का नाम था फोर्स वन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और जब हम लोग पोलैंड की यात्रा पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग स्मारक की भी बात कर रहे थे, है ना, स्मारक की। वहाँ पे कोल्हापुर स्मारक और डोबरी महाराज का जो स्मारक था वहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई है मोदी जी के द्वारा। याद आ रहा, मैं दिखाऊंगा PDF में आपको। चलिए इसको देखिए, आइए मैं PDF दिखाता हूँ। ये मास्टर PDF है, ठीक है, आप लोगों के पास अवेलेबल है। भारत पोलैंड जो यात्रा हुई है 21-22 अगस्त 2024। देखो डोबरी महाराज स्मारक पोलैंड में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और कोल्हापुर स्मारक ये भी पोलैंड में है। तो जगह पूछा जाएगा, ठीक है, यूक्रेन नहीं लगाना है, पोलैंड लगाना है। और पोलैंड के बाद फिर यूक्रेन गए, है ना, तो यूक्रेन की यहाँ पे चर्चा की गई। ये 23 अगस्त को पहुँचे थे, 21-22 में ये पोलैंड में थे, 23 अगस्त को ये यूक्रेन में थे, ठीक है। और यहाँ पे इनका भी नाम ध्यान रखना है, मरेंसिकी पैलेस जो है वो यूक्रेन में है, ठीक है, की कैपिटल है, हम लोग जानते हैं यूक्रेन की। और यहीं पे ये भीष्म क्यूब्स की बात हुई थी, ठीक है, भीष्म क्यूब्स PM इंडिया ने यहाँ पे प्रदान किए थे चिकित्सा के लिए। बाकी 20 क्यूब्स हम लोगों ने सीख लिया। क्लियर है ना सारी चीज़ें। चलिए वापस क्वेश्चन पे आइए। देखो क्वेश्चन यहाँ पे वही फॉर्म है ही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश में स्थित कोल्हापुर स्मारक और डोबरी महाराज स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये कहाँ पे है, याद रखना, जहाँ पे सबसे पहले पहुँचे पोलैंड में, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। बताइए बजट का आकार, ये तो रट गए होंगे यार अब, है ना, 48.2 लाख करोड़, यही है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एग्जैक्ट फिगर तो पूरा याद नहीं हो पाएगा, इतना नज़दीक का नहीं पूछेगा, 42.20 ऐसे कुछ याद रख लें तब भी काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में पूर्वोदय योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। पूर्वोदय योजना शामिल की गई, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। सारे राज्यों को आपको रट लेना है, और ऐसे राज्यों की संख्या है 5, ठीक है, ये नंबर में भी याद रखना। पूर्वोदय योजना 5 राज्यों के लिए ध्यान रखना। बिहार है, ठीक है, बिहार है, झारखंड है, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है, असम नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। 5 ये देख लीजिए, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिए 5 को। यहाँ साउथ से पकड़ लीजिए आंध्र प्रदेश को, एक आंध्र प्रदेश हो गया, फिर ऊपर चले जाइए, यहाँ पे उड़ीसा आ गया, उड़ीसा के बाद यहाँ पे झारखंड हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, फिर यहाँ पे बिहार हो गया। तो 5 हो गए, तो एक ही हो गया तुम्हारा पूर्वोत्तर, ये पूर्वोदय योजना होगी। और ये जियोग्राफिकल अगर लोकेशन देखेंगे तो ये ईस्ट साइड में है ना, मेन लैंड के, तो पूर्वोदय योजना होगी, आसान है। चलिए इसको देखिए,
पेरिस ओलंपिक, एक क्वेश्चन हम लोगों ने पैरालंपिक किया था, है ना, पैरालंपिक किया था। पैरालंपिक में सीखा था कि यहाँ पे स्थिति ठीक रही है भारत की, और जो अवार्ड हैं यानी जो मेडल हैं ये भी अच्छे खासे जीते हैं। कितने जीते हैं बताएंगे? कमेंट करके बताइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है वो। वहाँ पे भी पढ़ा था कि उद्घाटन वाले जो ध्वज भाग थे और समापन समापन वाले जो ध्वज भाग थे वो पढ़ा था हम लोगों ने अलग अलग। और यहाँ पर नाम बदल जाएंगे क्योंकि वो विकलांग लोगों का होता है, दिव्यांग लोगों का होता है ना, पैरालंपिक। पहला स्टेटमेंट है, उद्घाटन परेड में पीवी सिंधु और शरत कमल भारतीय ध्वज भाग थे। बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। उद्घाटन समारोह जो था उसमें पीवी सिंधु और शरत कमल, और जो यहाँ पे समापन था वो था पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। मैं नाम लिख दे रहा हूँ। इसको रिवाइज पीडीएफ से कीजिए, ठीक है। मैं पीडीएफ से रिवाइज कराता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए फटाफट देखिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। ये 33वें नंबर के थे, 33वें नंबर के। पेरिस में हुआ। स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन, ये भी जानते हैं शुभंकर। ओलंपिक फ्रीज। भारतीय ध्वज भाग उद्घाटन समारोह में कौन था? पीवी सिंधु और शरत कमल। यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी। पीवी सिंधु जानते हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। शरत कमल के बारे में याद रखिए, ये टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही टेनिस हैं, मतलब बल्ला और बॉल है दोनों के पास, बस चीज़ें अलग अलग हैं दोनों, है ना। दूसरा स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का था, सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? लियोन मर्चेंट, ठीक है। ये तैराक है, तैराक ही ज़्यादातर ये गोल्ड मेडल लेके जाते हैं ना। सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं लियोन मर्चेंट, और सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला एथलीट हैं टोरी हस्के। ये भी तैराक हैं, दोनों तैराक हैं। जब पढ़ाया था वहाँ पर जोर दिया था, दोनों ही तैराक हैं, ध्यान रखना क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत की स्थिति देखिए, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो रहे हैं वो रोहन बोपन्ना, ठीक है। और सबसे कम आयु की जो खिलाड़ी रही हैं ये धीनिधि दे सिंधु, ठीक है, धीनिधि दे सिंधु। भारत की तरफ से पहला पदक जो जीता है ये मनु भाकर ने जीता है। ये एयर पिस्टल है 10 मीटर कैटेगरी में, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी ओलंपिक में जो पहला मेडल आया वो ब्रॉन्ज मेडल आया, ध्यान रखना है। सिल्वर दे देगा, काट देना। टोटल मेडल जो जीते हैं टोटल हैं 6। ओलंपिक में 6 मेडल हैं। गोल्ड कोई भी नहीं है, सिल्वर 1 पाए हैं हम, और ब्रॉन्ज पाए हैं 5। ये पूछा ही जाना है क्वेश्चन, है ना, इस पूछे ही जाना है, इस ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाना है। अभी 6 जो हैं, 6 में गोल्ड तो हम पाए नहीं है, कोई बात नहीं। सिल्वर जो पाए हैं, सिल्वर कौन पाया? नीरज चोपड़ा साहब। ये भाला फेंकते हैं, ठीक है। इनका ये लेंथ याद रखना, 89.4 मीटर इन्होंने फेंका। सिल्वर हम पा गए हैं, ठीक है, भाला फेंक में, लेकिन गोल्ड ये भाई साहब पा गए हैं। अरशद नदीम, ये पाकिस्तान के हैं, इन्होंने 92.97 मीटर फेंक दिया। तो दोनों का डेटा याद रखना, ठीक है। 89.45 तो याद रखना ही। तो एक सिल्वर हो गया, बाकी जो ब्रॉन्ज बचे हैं तो ये 5 लोग लिखे हैं। बाकी 5 कौन कौन है? एक तो पुरुषों की टीम ही जीत ली ब्रॉन्ज। दूसरे हैं स्वप्निल कुशाले, ये निशानेबाज हैं, इनको भी ब्रॉन्ज मिला। अमन सहरावत, ये फ्री स्टाइल कुश्ती से हैं। मनु भाकर, इनको भी ब्रॉन्ज पाया। ये जो पहला मेडल है मनु भाकर पाएंगे, और मनु भाकर ने यहाँ पे संयुक्त रूप से भी पाया, है ना, मिश्रित श्रेणी में। मनु भाकर और सरबजीत सिंह, ये मिश्रित टीम में भी मनु भाकर, मतलब मनु भाकर ने 2 मेडल पाए हैं, दोनों ही ब्रॉन्ज पाए हैं एक ही मैच में, मतलब एक ही ओलंपिक में। तो ये इनका अचीवमेंट है। और सबसे अधिक मेडल जीतने वाला देश यूएसए है, चाइना नहीं लगाना है, ध्यान रखना। अब ये समापन समारोह के ध्वज भाग देख लीजिए, पीआर श्रीजेश और मनु भाकर, ठीक है। पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। पीआर श्रीजेश को कोई भी मेडल नहीं मिला है, यहाँ पे देखा ना, कोई भी मेडल नहीं मिला है। चलिए, और ओलंपिक 2028 कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। रिवाइज हो गया? पैरालंपिक भी रिवाइज करा दें जल्दी से। पैरालंपिक देख लीजिए, 1 मिनट लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो जाएगा। ये 17वें नंबर के थे, ठीक है। ये पैरालंपिक हैं 17 नंबर के, पेरिस में ही हुए हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है, शुभंकर द फ्रीज और स्लोगन गेम्स वाइड ओपन। यहाँ पे ध्वजभाग हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, सुमित अंतिल ये पैरा भाला फेंक हैं, और भाग्यश्री जाधव ये पैरा शॉटपुट हैं। तो ये ध्वजभाग हो गए, ठीक है, उद्घाटन समारोह के पैरालंपिक में। पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट जो बनी है पैरालंपिक में, इनका नाम है वैलेंटीना पेट्रिलो। सर्वाधिक मेडल जो पाए हैं ये जियांग युआन पाए हैं, चीन की महिला पैरा तैराक हैं। देखो उधर भी तैराक ने ही सबसे ज़्यादा मेडल पाए थे, पैरालंपिक में भी सबसे ज़्यादा तैराक ने पाए हैं, ये पैरा तैराक हैं। नाम बस बदल गया है, जियांग युआन है यहाँ पे। 7 स्वर्ण ये पा गई। भारत की स्थिति वहाँ पे कितनी थी? 6, और यहाँ पे कितनी है? 9। 6 में क्या क्या था? 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। 29 में क्या क्या है? 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। 6 हो गया ओलंपिक, और 29 हो गया पैरालंपिक, ठीक है, हो जाएगा। अभी जो 7 गोल्ड हैं, कम से कम 7 गोल्डों को याद रखो।
बाकी नहीं याद रखने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत। गोल्ड भी पा गए हैं, लेकिन ओलंपिक में हम गोल्ड नहीं पा पाए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 गोल्ड जो पाए हैं हम लोग पैरालंपिक में, इनका देख लीजिए। अबीन लेखरा, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, नीतीश कुमार, धर्मवीर, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह। और हरविंदर सिंह तो देखो, हरविंदर सिंह और प्रीति पाली ध्वजवाहक समापन समारोह के थे, जिसमें से हरविंदर सिंह गोल्ड मेडल भी पाए हैं, ये है ना तीसरे नंबर वाले। तो पीडीएफ उठाइए और रिकॉल करते रहिए, रिवीजन करते रहिए तो याद हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लीजिए, फटाक से हो जाएगा। लियोन मर्चेंट और टोरी हस्के पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक सफल पुरुष और महिला एथलीट बने, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडल पाए हैं। दूसरी बात भी सही है, भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतकर 71वें स्थान पर रहा, ये भी सही है। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। अब इस पॉइंट को वेरीफाई कैसे करोगे, उसी को देखिए। ये ओलंपिक की बात कर रहे हैं और ब्रॉन्ज मेडल की बात कर रहे हैं, हरमनप्रीत कहाँ पे थे? जल्दी से मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग पाए हैं 6 मेडल, तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिख रहा ना, पुरुष हॉकी टीम, तो उसी की चर्चा की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो गया, तो चारों बातें यहाँ पे सही हैं, ठीक है, चारों बातें यहाँ पे सही हैं। तो इतने क्वेश्चन कीजिए, 50 रिवाइज कीजिए, मैं अभी फिर से रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, आगे के क्वेश्चन रिकॉर्ड करूँगा और शाम तक आपको वीडियो मिलेगा। शाम तक वीडियो यार देखो, 100 बाकी 100 कर लेंगे, 150 क्वेश्चन है ना इस टेस्ट में। 50 को रिवाइज़ कीजिए, 100 शाम को रिवाइज़ करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।